हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड मेरा टारगेट है इस मंथ 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने भाषा विकास मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि बच्चे का भाषा विकास किस तरह से होता है, कब तीव्र गति से होता है। एंड हमने अलग अलग जो भाषाविद हुए जिन्होंने अपने अपने थॉट्स डिस्कस किए हैं भाषा विकास के बारे में, वो भी पढ़ा था। जिसमें हमने नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा था कि नॉम चॉम्स्की ने क्या अपने विचार दिए कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। एंड हमने स्टीफन क्रेसन के बारे में भी पढ़ा है कि स्टीफन क्रेसन ने क्या बताया भाषा विकास के बारे में कि बच्चा भाषा किस तरह से सीखता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे जिम क्यूमिन्स के बारे में कि जिम क्यूमिन्स ने क्या बताया भाषा विकास के बारे में कि बच्चे के भाषा विकास से किस तरह से होता है, किन कॉन्सेप्ट से होता है। जेम्स एसर के बारे में पढ़ेंगे कि जेम्स एसर ने क्या बताया है। तो ये सभी जो हैं 4 भाषाविद जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके CDP के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए एंड इंग्लिश पेडागोजी के लिए, ये तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आपके इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। 3-4 क्वेश्चन जरूर ये 4 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। ओके, सो आज हम आगे कवर करेंगे। एंड नॉम चॉम्स्की एंड स्टीफन क्रेसन के बारे में हम यहाँ पर ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड आप डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए डिटेल में। अभी हम यहाँ पर ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नॉम चॉम्स्की जो थी एक अमेरिकी भाषाविद थे। एंड इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इन्नेट कैपेसिटी होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इनके अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, और वह डिवाइस जो होती है उसे बोलते हैं LAD मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। LAD के कारण ही बच्चा किसी भी भाषा को सीखता है क्योंकि यह उसके अंदर इन्नेट कैपेसिटी होती है। ओके, आप डिटेल में प्रीवियस लेक्चर चेक कर लीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं स्टीफन क्रेसन के बारे में पढ़ा था कि स्टीफन क्रेसन कहते हैं कि जिस तरह बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को हमारे वातावरण से एक्वायर करता है बिना किसी रूल्स को सीखे, उसी सेम वे में बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी वातावरण से एक्वायर कर सकता है बिना किसी रूल्स के। बस आपको 5 हाइपोथेसिस हैं, 5 परिकल्पनाएं, उनको फॉलो करना होगा और बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ओके, उसमें जो 5 हाइपोथेसिस थी उसमें एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस एंड इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस एंड नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की बात की थी। आप प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख लीजिएगा। आज हम अगले जो भाषाविद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं जिम क्यूमिन्स के बारे में। तो जिम क्यूमिन्स भाषाविद हुए, इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी दी थी। ओके, ये बेसिकली जो जिम क्यूमिन्स से सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके नॉर्मली आते हैं। सो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कस करूँगी। ओके, आप अगर DSSB या किसी अदर एग्जाम के लिए जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं डीप डिस्कस करूँगी, लेकिन आज मैं आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। आप इधर उधर का कुछ भी पढ़ लीजिएगा, उससे आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन बस इतना ही आ सकता है कि जिम क्यूमिन्स ने आइसबर्ग की थ्योरी दी थी। ओके, तो क्यूमिन्स ने भाषा सीखने के लिए 2 कॉन्सेप्ट दिए। तो एक कॉन्सेप्ट था बिक्स एंड सेकेंड था कॉन्सेप्ट काल्प का। ओके, तो अब हम इनके फुल फॉर्म देखते हैं बिक्स के एंड काल्प के। बिक्स मीन्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड काल्प मीन्स होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये डायरेक्ट आपके फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली जो बिक्स होता है तो बेसिक जो लैंग्वेज होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो बिक्स होती है। एंड काल्प जो होती है तो वो जो कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग लगानी पड़ती है जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसमें यूज करनी होती है तो वो काल्प होती है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, बी से मीन्स बेसिक, मतलब बेसिक लैंग्वेज जो होती है जो नॉर्मल लाइफ में डिस्कस करते हैं उस तरह
की जो जब लैंग्वेज यूज करते तो वो बिक्स में आती है। एंड कार्प, सी से कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, तो संज्ञान से जब मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते, कुछ एक्स्ट्रा सोचना होता, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करना होता है। तो जब इस तरह की थिंकिंग का यूज करेंगे तो वहाँ पर काल्प होता है। अब हम डिटेल में आगे स्लाइड में देखते हैं, ओके। और आप इसके फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा क्योंकि डायरेक्टली फुल फॉर्म आते हैं। आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। एंड अब देखते हैं बिक्स के बारे में। तो ऐसी लैंग्वेज जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, आमतौर पे यूज करते हैं, अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं। जनरल लैंग्वेज होती है, सामान्य भाषा होती है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, अनौपचारिक चर्चा होती है। अनौपचारिक चर्चा कहाँ पर हम करते हैं? घरों में जैसे बात करते हैं नॉर्मली, प्लेग्राउंड में बात करते हैं, किसी पार्टी में बात करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो या इस तरह से जितने फंक्शंस वगैरह हों, तो इनमें जब हम कोई बात करते हैं तो वहाँ पर बिक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं। अनौपचारिक चर्चा होती है। एंड हॉट्स का यूज नहीं करना होता। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तब क्लियर होगा और अच्छे से कि हॉट्स क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अभी आपको ये समझना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यह होती है कि जिसमें अधिक सोचना होता है, अधिक एफर्ट्स डालने होते हैं। तो ये जो बिक्स होता है इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, बस नॉर्मल लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं बस वही होता है जो उसे बिक्स बोलते हैं, ओके। तो बिक्स क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। जनरल लैंग्वेज होती है, सामान्य भाषा। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, अनौपचारिक चर्चा में यूज करते हैं। एंड हॉट्स का यूज नहीं करते हैं इसमें, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं काल्प। काल्प क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज, हॉट्स का यूज जिसमें होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से, मतलब कुछ भी सोचना जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब उच्च क्रम में सोचना, कुछ एक्स्ट्रा सोचना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना, ओके। तो वहाँ पर जब काल्प होगा और जब हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोचते हैं, अमूर्त जो चीज़ हमारे सामने दिखती नहीं उसके बारे में भी सोचते हैं, जैसे किसी चीज़ की खोज करना या कुछ भी होता है इस तरीके का, तो जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती उसके बारे में भी सोचना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो वो कॉग्निटिव स्किल्स जो होती है उनका यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट जब कुछ सोच रहे हो और लैब में किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और किसी भी प्रकार की डिस्कशन हो रहा हो इस तरीके का जो हमारे देश के लिए या हमारे विश्व के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का अगर डिस्कशन होगा तो उसमें अलग अलग सभी के विचार होंगे और जो विचार होंगे वो अच्छे विचार होंगे जिसमें एफर्ट्स डाले गए होंगे। तो जब एफर्ट्स डाले जाएंगे उन विचारों में तो वो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन के अंतर्गत आ जाएगी एंड वो उसमें जो विचार होंगे वो काल्प के अंदर आ जाएगा, ओके। सो इसमें देखते हैं ऐसी लैंग्वेज जिसमें हॉट्स का यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। अगर बात करें किसी टॉपिक में ऐसे लिखना है, लाइक स्कूल में एक एग्जाम है और आपको ऐसे लिखना है, किसी भी टॉपिक में लाइक एक क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखना है, तो आप जब इसमें ऐसे लिखेंगे तो आप अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करेंगे, अच्छी उसमें बातें लिखेंगे, अच्छे फैक्ट्स जो होंगे वो लिखेंगे। तो इस तरीके की जब बातें हों तो वहाँ पर जो होता है वो काल्प यूज करते हैं, ओके। तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इसी तरीके से जहाँ पर आपको डेली लाइफ रिलेटेड वर्ड दिए हों और डेली लाइफ रिलेटेड नॉर्मल जनरल कन्वर्सेशन हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो, तो वो सभी बिक्स में आ जाएगी, क्यों? वो सभी बेसिक बातें होंगी। और जहाँ पर आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात की गई हो, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात की गई हो, जहाँ पर फॉर्मल कन्वर्सेशन की बात की गई हो, जहाँ पर किसी टॉपिक या किसी कंटेंट की बात की गई हो, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होगी वो काल्प होगी, ओके। कॉग्निटिव लैंग्वेज यूज होगी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके। आई थिंक अब समझ आया होगा। एंड अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर होगा। एक शिक्षक हर दिन निम्न गतिविधि का आयोजन करता है, वह क्लास को 5 के समूह में बांटता है और समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषयों को देता है। शिक्षक क्या प्रचार कर रहा है? तो कोई भी टीचर है तो वो उसके ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड करता है, उसके बाद में वो दिन प्रतिदिन के जो विषय होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए बोलता है। तो दिन प्रतिदिन के जो विषय होंगे डेली लाइफ के बारे में जब बात करेगा तो मैंने क्या बताया, डेली लाइफ के बारे में बात होगी तो बेसिक बात होगी, बेसिक लैंग्वेज उसमें यूज होगी, तो बेसिक लैंग्वेज मतलब बिक्स का यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए में बिक्स गिवन है, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काल्प मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा क्षमता का संबंध किससे होता है। अब जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर ओनली मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल। ओके, तो जब इस तरीके क्वेश्चन ये गिवन जो है इसमें, तो आप इसका आप कहीं भी देखिएगा जो इसके बारे में गिवन होगा, इसका आंसर जहाँ भी गिवन होगा तो उसके बारे में जो भी डिटेल गिवन होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को नीचे वाली स्लाइड से कि जहाँ पर बात की जाए बिक्स की, तो बिक्स हमेशा बात करता कॉन्टेक्स्ट की, मीन्स संदर्भ की, वहाँ पर बात होती इनफॉर्मल की, अनौपचारिक की, और जो काल्प होता वो हमेशा बात करता कंटेंट की, सामग्री की, किसी टॉपिक की, और वहाँ पर बात होती फॉर्मल की। तो आप पे इस क्वेश्चन में अब कहीं भी अगर कंटेंट की बात की जाए, अगर कहीं भी कंटेंट के जैसे शब्दों का यूज किया जाए, टॉपिक जैसे शब्दों का यूज किया जाए, तो वहाँ पर काल्प होता है। ओके, काल्प जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं काल्प के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, तो यहाँ पर कंटेंट की बात की गई ना, तो जहाँ कंटेंट की बात की जाए तो वहाँ पर काल्प होता है। एंड सेकेंड ऑप्शन में अगर बात करें तो फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पर बात की गई फॉर्मल अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन, कि मतलब जो औपचारिक शैक्षिक अध्ययन हो रहा वो अंग्रेजी साहित्य के लिए हो रहा, तो काल्प में अंग्रेजी साहित्य के लिए शैक्षिक अध्ययन की बात ही नहीं की गई, सो रॉन्ग हो जाएगा। एंड फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर साइकोलॉजिकल, यहाँ पर केवल मनोविज्ञान की बात की गई है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर काल्प होगा तो वो कंटेंट की बात करता है, और जहाँ पर बिक्स होगा तो वो कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। तो ये स्लाइड जो इसीलिए मैंने इसे अलग कवर किया है कि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये डाउट में कर देता है। आप लेक्चर भी देखिएगा जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी किए गए हों किसी भी लेक्चर में, तो आपको वहाँ डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि किसी ने इतना डिटेल में डिस्कस ही नहीं किया कि कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्या डिफरेंट। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो बिक्स होता है कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, और जो काल्प होता है वो कंटेंट की बात करता है। ओके, तो कंटेंट मतलब सामग्री या टॉपिक किसी इस प्रकार की बात किया तो वो काल्प होता है। ओके, सो अब आप प्रीवियस ईयर करिएगा इस टॉपिक के, तो आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि बेसिक बातों की बात की जाए, बेसिक कन्वर्सेशन हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो तो सभी बिक्स में आती, एंड कुछ एक्स्ट्रा सोचना हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करना हो तो सभी काल्प में आती है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगले भाषाविद हुए हैं, जो अगले लिंग्विस्टिक हुए हैं, वो है जेम्स एसर। तो जेम्स एसर ने जो दिया है अपना सिद्धांत वो है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीआर भी बोलते हैं। ओके, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि समग्र भौतिक प्रक्रिया के सिद्धांत को जेम्स एसर ने दिया है, और इन्होंने बताया कि जेम्स एसर जो है कि भाषा शिक्षण की एक विधि होती है जिसके द्वारा बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाता है, कि लाइक कोई टीचर है तो वो अगर कुछ बोल रहा है, जिस प्रकार के वर्ड्स का यूज कर रहा है, बच्चे उसी प्रकार के वर्ड्स को सुन करके उसी प्रकार के एक्सप्रेशंस का यूज करें। ओके, तो आगे अभी देखते हैं और क्लियर होगा कि टीपीआर भाषा शिक्षण की एक विधि है। ये फोकस करती स्पीच प्लस एक्शन, बोलने पर एक्शन करने पर, मतलब कोई टीचर हो या फिर कोई भी हो जो सिखा रहा हो बच्चे को, तो वो स्पीच करता है, बोलता है, और बच्चा उसमें एक्शन करता है। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से बनता है टीपीआर। ओके, तो इसमें फिजिकल टीपीआर जहाँ पर होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तो आपको ये जो टर्म होते हैं ना, तो ये टर्म में क्वेश्चन को आंसर टैकल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जहाँ टीपीआर हो तो आप समझिएगा जहाँ पर एक्शन की बात की जाए, मोटर स्किल्स की बात की जाए, और काइनेस्थेटिक की बात की जाए, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, जहाँ पर लिसनिंग एंड मोटर स्किल्स की बात की जाए, तो ये सभी होते हैं टीपीआर में। तो यहाँ पर अगर टीपीआर में बात करें तो कई बार क्वेश्चन आता है कि टीपीआर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो टीपीआर का फर्स्ट स्टेप होता है लिसनिंग, मीन्स सुनना, क्योंकि बच्चा जब कुछ सुनता है तो सुनकर ही भौतिक क्रिया करता है, इसलिए बच्चा सुनकर भौतिक क्रिया करता है, इसलिए लिसनिंग जो सुनना होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है टीपीआर का। ओके, बच्चों अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को कविता सिखाने में जैसे शब्द बोले जाते, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करता है,
कई बार अलग अलग तरह की कविताएं होती हैं। कोई भी कविता आप ले लीजिएगा, तो अगर बच्चे को वो कविता सिखाई जाती तो बच्चा उसी प्रकार के एक्शन करता है। तो जब बच्चा उसी तरीके से एक्शन करेगा तो बच्चे में फिजिकल एक्टिविटी डेवलप होगी, बच्चे में मोटर एक्टिविटी डेवलप होगी। ओके, तो इसी को टीपीआर बोलते हैं। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में होगा तो वो भी इसी तरीके का होता है कि आप क्वेश्चन दिया होगा कि किसी बच्चे को कोई टीचर है वो कविता सिखा रही है और कविता वो सिखा रहे हो, बच्चा उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा, तो ये किस में आएगा, किस प्रकार का ये शिक्षण हो रहा है? तो इसमें ये शिक्षण होता है टीपीआर का, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। ओके, सो आई थिंक आपको ये यहाँ से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये आज से हमारे जितने भी भाषाविद हुए वो कंप्लीट हुए। आप सभी भाषाविद कर लीजिएगा और आपको प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। सो आप यहाँ से हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। एंड हमारी जब तहरीक कंप्लीट हो जाएगी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे, मिक्स भी करेंगे, ताकि आपको आंसर टैकल करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, और आपको सीडीपी के बाद मैं ईवीएस कराऊंगी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सब कुछ कवर कराऊंगी। ओके, एंड आने वाले समय में मैं पेपर 2 के लिए साइंस एंड सोशल साइंस भी कवर कराऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।